हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम किसी सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके आउटसाइड किसी पॉइंट के ऊपर, हमारा सॉलिड स्फीयर है उसके सरफेस के ऊपर एंड इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो हमारा जो सॉलिड स्फीयर है वो दो तरह के मटेरियल से मिलकर बना हो सकता है। एक तो हमारा हो सकता है कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ, यानी कि कोई भी चालक मटेरियल से मिलकर बना है। दूसरा हमारा है नॉन कंडक्टिंग। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई भी एक सॉलिड स्फीयर है जो कि कंडक्टिंग है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी सॉलिड स्फीयर को आप कोई चार्ज देंगे तो क्या होगा। अगर हमारा सॉलिड स्फीयर है वो नॉन कंडक्टिंग है और उसको कोई आप एक्सटर्नल चार्ज दे रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। दोस्तों, अगर हमारा सॉलिड स्फीयर कोई कंडक्टिंग मटेरियल से मिलकर बना है और उसको जब भी आप कोई चार्ज देते हैं, जैसे अपनों ने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप इसको कोई चार्ज देंगे तो सारा का सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस के ऊपर आ जाता है ना। और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसके ऊपर। यानी कि आप क्या कहेंगे, हमारा जो सोलर स्फीयर है उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे तो चार्ज वो जीरो रहेगा। इसी कारण से हमारा सॉलिड स्फीयर है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो सॉलिड स्फीयर है वो एक स्फेरिकल सेल की तरह बिहेव करेगा। यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल से अगर बना हो तो हम सॉलिड स्फीयर को एक स्फेरिकल सेल मानकर उसको सोल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, किसी स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से फाइंड किया जाता है तो इसके ऊपर हमने पहले से एक वीडियो बना रखी है जिसे आप जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं, अगर हमारा जो सॉलिड स्फीयर है वो नॉन कंडक्टिंग हो और इस कंडीशन में अगर हम इस पर कोई एक एक्सटर्नल चार्ज प्लस क्यू देते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, जो प्लस क्यू चार्ज है इस सॉलिड स्फीयर के अंदर इसका जो पूरा वॉल्यूम है इसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस कंडीशन में हम मानेंगे कि हमारा जो चार्ज है वो इस पूरे वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके कारण किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम किसी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप दो तरीकों से सोल्व कर सकते हो। हमारा जो फर्स्ट मेथड रहता है उसमें हम गाउस लॉ को यूज करके इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं एंड जो सेकंड जो मेथड रहता है उसमें हम विदाउट गाउस लॉ यूज के इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, यानी कि हमारे जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है उसकी हेल्प से इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। गाउस लॉ की हेल्प से इस प्रॉब्लम को आप बहुत ही आसानी के साथ सोल्व कर सकते हो, परंतु हमें दोनों ही तरीके आने चाहिए। इसके लिए हम दोनों ही तरीके सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम गाउस लॉ की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे और जो दूसरा मेथड है उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है r एंड इसको कोई एक चार्ज q दिया गया है। हम इस सॉलिड स्फीयर के कारण किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे और ये पॉइंट P हमारे सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड हो सकता है, इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे हो सकता है एंड सॉलिड स्फीयर के इनसाइड कहीं भी मौजूद हो सकता है। तो हम इन तीनों पॉइंट के लिए वन बाय वन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमारा जो गाउस लॉ है वो होता क्या है। गाउस लॉ हमें बताता है कि कोई भी क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला जो फ्लक्स है इसे हम फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और ये फ्लक्स किसके बराबर होता है, ये फ्लक्स बराबर होता है इस क्लोज सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है जिसको हम क्यू इन से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन एप्सिलॉन नोड के अनुपात के बराबर होता है। इसके अलावा जो हमारा फाई है उसके लिए हम एक फॉर्मूला और यूज करते हैं। फाई बराबर होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हमारा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के बराबर होता है। तो दोस्तों, जब भी गाउस लॉ की हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें एक क्लोज गाउसियन सरफेस मानना है। क्या करना है, एक क्लोज्ड गाउसियन सरफेस मानना है और हमें देखना है इस क्लोज्ड गाउसियन सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है और उस चार्ज के कारण हमें सबसे पहले जो पास होने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हमें देखना है कि जो हमने क्लोज गाउसियन सरफेस माना है उसका सरफेस एरिया कितना है, ताकि आपके पास में दोनों इक्वेशन से फाई की वैल्यू आ जाए। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 इनको देंगे और इक्वेशन 1 एंड 2 को आपस में बराबर रख देंगे।
जिसके कारण हमारे पास में यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों हमारा जो गाउसियन सरफेस है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास में जो सरफेस एरिया आ रहा है वो आप आसानी से बता पाओ, यानी कि कोई अपने हिसाब से कोई ऐसी आकृति नहीं मान लेनी है जिसका आप सरफेस एरिया ही नहीं कैलकुलेट कर पाओ। तो इसी कारण हम सॉलिड स्फीयर के लिए जो भी एक गाउसियन सरफेस मानेंगे वो एक स्फेरिकल शेप के अंदर ही मानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमारा जो पॉइंट P है इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड हो तो मान लेते हैं हमारे सॉलिड स्फीयर के जो सेंटर से इसकी जो दूरी है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि हमारा जो x है वो ग्रेटर देन होगा किससे, r से होगा। तो इस कंडीशन में हम जो गाउसियन सरफेस मानेंगे वो कैसा होगा, तो दोस्तों ये हमारा एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे फ्लक्स बराबर होगा हमारा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर होगा, है ना। यहाँ समेशन की जगह आप डायरेक्ट Q इन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर Q इनसाइड कितना है, तो आप कहेंगे कि हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके ऊपर जितना चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज हमारे इस गाउसियन सरफेस के इनसाइड ही होगा, है ना। और इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, तो आप कहेंगे चार्ज है अपना प्लस Q के बराबर। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसी प्रकार से हमारा जो फाई है वो किसके बराबर होता है, किसी क्लोज सरफेस के लिए E वेक्टर डॉट DA वेक्टर के बराबर होता है ना। यहाँ पर DA वेक्टर क्या दिखा रहा है, DA वेक्टर हमारा दिखा रहा है एरियल वेक्टर को शो कर रहा है। तो जरा इनकी डायरेक्शन है वो भी समझ लेते हैं। दोस्तों हमारे पास में कोई भी क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के लिए हमारा जो एरियल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर देख लीजिए। इसी प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही होती है, यानी कि हमारा जो एरियल वेक्टर है और जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 डिग्री के बराबर होगी। अब अगर आप इसको भी थोड़ा सा सोल्व करके और लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, हमारा EDA cos थीटा लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो E और DA है ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट के बराबर ही तो है। अब यहाँ पर जब दोनों के बीच में एंगल थीटा है वो 0 डिग्री के बराबर है तो आप क्या कहेंगे, हमारा जो फाई है वो किसके बराबर होगा, फाई बराबर होगा अपना EDA के बराबर होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। अब इसको आगे और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ DA ये आपको क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपने भाई जो गाउसियन सरफेस माना है उसका सरफेस एरिया किसके बराबर होता है। और हम जानते हैं कि कोई भी एक स्फीयर है उसका सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे 4 पाई एंड उसकी जो रेडियस है उसके स्क्वायर के बराबर। यहाँ इसकी रेडियस किसके बराबर है, आप कहेंगे x स्क्वायर के बराबर है ना। तो यहाँ एरिया क्या आ गया अपना 4 पाई x के बराबर आ गया। तो यहाँ पर फाई की जो फाइनल वैल्यू है वो अपने पास में आ गई 4 पाई x स्क्वायर आ गई, जिसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब दोस्तों इक्वेशन 1 एंड 2 को बराबर रखिए जरा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा देखिए लेफ्ट साइड में तो अपना आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोड, Q कैपिटल Q है ना अपना, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नोड, एंड अपना राइट साइड में आ जाएगा E 4 पाई x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए अपना लेफ्ट साइड में तो आ गया E एंड आप क्या कर सकते हो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड x स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अपना कूलम्ब कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर आ जाएगा, KQ अपॉन x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे कि कोई भी एक सॉलिड स्फीयर है उसके आउटसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, KQ अपॉन x स्क्वायर के बराबर है। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको देखने में किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर भी लग रहा होगा, है ना। तो दोनों ही सिमिलर है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर किसी भी सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम उस सॉलिड स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारा जो पॉइंट है वो इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर हो, तो सरफेस पर होगा तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि हमारा जो x है वो किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर हमारा जो गाउसियन पृष्ठ हम मानेंगे वो इस सॉलिड स्फीयर की आउटर सरफेस को ही टच करेगा। तो दोस्तों ये हमारा एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस है।
तो सबसे पहले इस गाउसियन सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये बराबर होगा अपना क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और क्यू इनसाइड किसके बराबर है? इस सॉलिड स्फीयर पर जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा इस गाउसियन सरफेस के अंदर ही मौजूद होगा, है ना। और क्यू इनसाइड कितना है? आप कहोगे कैपिटल क्यू के बराबर है, क्योंकि हमने इस सॉलिड स्फीयर को चार्ज कितना दे रखा है? प्लस क्यू दे रखा है ना। तो प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, जिसको हम बोल देते हैं हमारी इक्वेशन 1। इसके अलावा हम जानते हैं हमारा जो फाई है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के बराबर। तो इस कंडीशन के अंदर भी अगर हम डायरेक्शन देखें हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की और हमारा जो एरियल वेक्टर की, तो वो किस तरफ होगी? तो देखिए हमारा जो एरियल वेक्टर है वो अब भी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, एंड हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि हमारा जो ई वेक्टर है वो अभी भी पैरेलल है किसके? डी ए वेक्टर के, है ना। तो दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कितना होगा? आप कहोगे 0 डिग्री के बराबर होगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ई डी ए कोस थीटा के बराबर, तो यहाँ थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? आप कहोगे 0 के बराबर है ना। तो कोस 0 किसके बराबर होता है? आप कहेंगे 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे जो फाई है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ई डी ए के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये हमें बता रहा है कि हमारा जो सॉलिड स्फीयर है इसका सरफेस एरिया किसके बराबर है? तो यहाँ पर हमारा जो गाउसियन पृष्ठ है उसका जो सरफेस एरिया आएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ये हमारा बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि हमारा जो गाउसियन पृष्ठ है इसके आउटर सरफेस को ही तो टच कर रहा है ना। तो इस वैल्यू को जब आप यहाँ रखोगे तो अपनी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ई 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, जिसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? इक्वेशन 1 एंड 2 को रखना है बराबर। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ गया अपना क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर हो गया। एंड हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये किसके बराबर है? आप कहेंगे कूलम्ब कांस्टेंट के बराबर है। तो इसकी वैल्यू भी पुट करते हैं। तो फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर आ जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी सॉलिड स्फीयर के सरफेस के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर आती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। जब हमारा पॉइंट पी है इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड है, जब सॉलिड स्फीयर के इनसाइड होगा तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे? x लेस देन r के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो गाउसियन पृष्ठ है वो कहाँ मौजूद होगा? गाउसियन पृष्ठ इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड ही मौजूद होगा। तो दोस्तों ये हमारा कोई एक इमेजिनरी गाउसियन सरफेस है। तो सबसे पहले देखते हैं इस गाउसियन सरफेस से जो पास होने वाला जो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनसाइड क्या होगा? तो आप कहेंगे सॉलिड स्फीयर का जो ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन में जितना चार्ज है वो ही हमारा इस गाउसियन सरफेस के इनसाइड होगा, है ना। तो मान लेते हैं इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड इस वाले जो पोर्शन के अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? क्यू डैश के बराबर है। और अब इस क्यू डैश की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो देखिए अगर हमारा जो पूरा सॉलिड स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्लस क्यू है ना। और यहाँ पर हमारा जो अंदर एक अपनों ने गाउसियन पृष्ठ माना है जिसकी रेडियस कितनी है? x है। और आपको बताना है कि इस x रेडियस वाला जो अपना सॉलिड स्फीयर है उसके ऊपर अपना जो चार्ज है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, है ना। चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर होती है? तो यहाँ पर हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसमें वॉल्यूम है, इसलिए हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होगी? हमारा जो टोटल चार्ज बाई वॉल्यूम के बराबर होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमें चार्ज तो दे रखा है प्लस क्यू एंड वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा? तो हम जानते हैं किसी भी सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है? 4/3 पाई एंड रेडियस का क्यूब के बराबर। तो हमारा जो ये स्फीयर है उसकी रेडियस किसके बराबर है? आप कहेंगे कैपिटल आर के बराबर है। तो इसका वॉल्यूम अपना बराबर आ गया 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, है ना। तो यहाँ पर इसकी चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर आ गई? अपनी आ गई क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। अब दोस्तों हमें तो फाइंड करना है हमारा जो ये क्लोज गाउसियन सरफेस है उसके इनसाइड टोटल चार्ज कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका जो वॉल्यूम है जिसको मैं वी डे से डिनोट करता हूँ, इसको अगर हम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। और इसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा?
तो आप कहेंगे इसका जो वॉल्यूम है वो अपना बराबर आएगा 4/3 पाई, एंड इसकी रेडियस कितनी है, x है, तो x क्यूब के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस पर जो चार्ज है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे q डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई x क्यूब, एंड अपना चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज डेंसिटी अपनी है q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब के बराबर, है ना। तो यहाँ जो करता है उसको हम काटते हैं, तो यहाँ पर फाइनली अपना जो q डैश है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, q डैश बराबर आ गया अपना qx क्यूब अपॉन r क्यूब। तो दोस्तों हमारे पास में q डैश की वैल्यू आ गई qx क्यूब अपॉन r क्यूब। इसकी वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में जो फाई है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो रखिए जरा qx क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसको हम बोल देते हैं हमारी इक्वेशन 1। इसके अलावा हम जानते हैं हमारा जो फाई है वो किसके बराबर होता है, फाई बराबर होता है क्लोज सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर के बराबर। अब दोस्तों जरा देखते हैं ई वेक्टर एंड डी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो जब हमारा गाउसियन पृष्ठ है वो इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड होगा, उस कंडीशन में भी हमारा जो एरियल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, एंड हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। तो इस कंडीशन में भी आप क्या कहोगे कि हमारा जो ई वेक्टर है वो हमेशा पैरेलल होगा हमारा डी वेक्टर के, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अब भी 0 डिग्री होगा। तो जब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा ई डी ए कोस थीटा, एंड थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, तो कोस 0 आता है 1। तो आप क्या कहेंगे हमारा जो फाई है वो किसके बराबर आ जाएगा, ई एंड डी ए के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर डी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इस गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो यहाँ पर अपना जो डी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, किसके बराबर होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है, x है। तो फाइनली फाई की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, ई 4 पाई एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमें रखना है इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वल रखना है। तो जरा रखिए इनको इक्वल, तो अपने पास में क्या आएगा, हमारे पास में देखिए लेफ्ट साइड में तो आ गया क्यू एक्स क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, एंड राइट साइड में हमारे पास में आ जाएगा ई 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड अगर कुछ कटता है तो काटते हैं, तो आप देखेंगे इस एक्स स्क्वायर से आप एक्स क्यूब को काटेंगे तो आपके पास में एक्स बचेगा, है ना। बाकी को हम इधर लिख लेते हैं, तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा, ई इक्वल्स टू क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, तो हम जानते हैं हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये बराबर होता है हमारा कूलम्ब कांस्टेंट की, है ना। तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है कि किसी भी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होता है, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब के बराबर होता है। अब दोस्तों जरा इनके ग्राफ भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में 3 रिजल्ट हमारे पास में निकल कर आए हैं। हमारे जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें हमारा जो पॉइंट है वो इस सॉलिड स्फीयर के अगर आउटर साइड के अंदर हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होता है ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। जब हमारा पॉइंट पी है इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे होगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। एंड जब हमारा पॉइंट पी है इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर आएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू के बराबर। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा जो ई है वो समानुपाती है 1/x स्क्वायर के, है ना। एंड सेकंड कंडीशन के लिए देखेंगे तो हमारा ई है वो एक कॉन्स्टेंट नंबर के बराबर है, एंड थर्ड कंडीशन के लिए हमारा जो ई है वो समानुपाती है अपना एक्स के लिए। अब जरा ग्राफ इसका बनाते हैं। तो ये वाली जो अपनी लाइन है उसके ऊपर हम दिखाते हैं हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर से दूरी, एंड इस डायरेक्शन में हम दिखाते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको। ठीक है, तो ये आ गया अपना ई, एंड इस डायरेक्शन में आ गया अपना एक्स। इस ग्राफ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमारा जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा उसके अंदर हम क्या कहेंगे, हमारा जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन आर है। सेकेंड जो कंडीशन है उसमें एक्स इक्वल्स टू आर है, एंड जो थर्ड कंडीशन है वो है अपनी एक्स ग्रेटर देन आर है। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये हमें बता रही है कि हमारा जो पॉइंट पी है इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड है, एंड इनसाइड के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, ई समानुपाती एक्स के बराबर है। तो इसका ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, हम जानते हैं इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, क्योंकि हमारा ई समानुपाती एक्स के बराबर है।
एंड जब हमारा x इक्वल्स टू आर आता है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू के बराबर है एंड उसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगी। एंड जब हमारा x ग्रेटर देन आर होता है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के लिए, तो हमारा E है वो किसकी है, E समानुपाती 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की है। तो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई गाउसियन लॉ की हेल्प से किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से फाइंड करते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड जो सेकंड मेथड है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहां जाकर चेक कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।